मार्केट में दो बड़े आईपीओ एक साथ में ओपन हो चुके हैं, टाटा कैपिटल्स और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी कंफ्यूजन काफी ज्यादा है कि इनमें से किस आईपीओ को हमें चूज करना चाहिए। देखो, जब भी हम किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं ना, तो हमारे उस इन्वेस्टमेंट के पीछे के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अभी जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना, बाकी आप अपना खुद का डिसीजन खुद से ही ले पाओगे। बस एक बार वीडियो को समझ लो, एक बार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो, सारी चीजें जो देखने को मिल रही मार्केट में उन चीजों को अपन समझ लेते हैं। बाकी वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो और सीधा मैं आपको वीडियो में लेकर के चलता हूं। देखो, सबसे पहले ना हम दोनों ही आईपीओ की टाइमलाइन को समझते हैं। अभी के टाइम पर टाटा कैपिटल का जो आईपीओ है मार्केट में ऑलरेडी ओपन हो चुका है। 6 अक्टूबर को ये जो आईपीओ है मार्केट में ओपन हुआ है। 8 अक्टूबर तक यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं और अलॉटमेंट की बात करें तो 9 अक्टूबर के दिन इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा और फाइनली 13 अक्टूबर को ये जो आईपीओ है टाटा कैपिटल का मार्केट में लिस्ट होने वाला है। सेकेंड अपन बात करते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ 7 अक्टूबर को मार्केट में ओपन हो रहा है। 9 अक्टूबर तक हम अप्लाई कर सकते हैं। 10 तारीख को अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा और 14 तारीख को ये जो आईपीओ है मार्केट में लिस्ट होने वाला है। मतलब यहां से हमें पिक्चर क्लियर देखने को मिल रही है कि अगर किसी एक आईपीओ में हमने अप्लाई कर दिया अपने फुल फोर्स के साथ में, तो हम अगले आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते। देखो, दोनों ही आईपीओ के ना स्ट्रक्चर को अपन सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो, टाटा कैपिटल के इशू साइज की बात करें तो 15,511 करोड़ रुपए का इसका इशू साइज देखने को मिल रहा है। वहीं पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इशू है, यहां पर हमको टोटल इशू साइज देखने को मिल रहा है 11,607 करोड़ रुपए का। लेकिन यहां पर दोनों ही आईपीओ में ना एक बड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है। देखो, टाटा कैपिटल का जो आईपीओ है यहां पर हमको 6,846 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है। अभी सबसे पहले ना फ्रेश इशू और ओएफएस होता क्या है वो समझ लेते हैं। बेसिकली फ्रेश इशू में होता ही है कि जितना भी पैसा मार्केट से उठता है फ्रेश इशू के तौर पर, वो पैसा कंपनी के पास में जाता है, जिस पैसे को कंपनी अपने ग्रोथ में यूज करती है। वहीं पर दूसरे साइड होता है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, कंपनी अपने प्रमोटर्स के जो भी शेयर्स है वो मार्केट में बेचती है और वो पैसा प्रमोटर्स लेके घर जाते हैं। ये पैसा कंपनी के पास में नहीं जाता है। तो एक्चुअल में टाटा कैपिटल के आईपीओ में हमको 6,846 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो पैसा है ना, ये टोटल जाने वाला है कंपनी के पास में। वहीं पर हम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो जितना भी हमको इशू साइज देखने को मिल रहा है पूरा 11,607 करोड़ रुपए, ये टोटल होने वाला है ओएफएस। अभी देखो, एक्चुअल में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इंडिया की कंपनी नहीं है, वो एक साउथ कोरिया की कंपनी है। अभी मार्केट में जिस कंपनी का आईपीओ आया है वो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडियन सब्सिडरी है और ये जो इंडियन सब्सिडरी है ना, इसको 100% ओन करती है साउथ कोरिया की एलजी कंपनी, जहां पर ये अपने टोटल कंपनी में से 15% का जो स्टेक है ये कर रहे हैं ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। मतलब कंपनी अपना 15% हिस्सा इंडिया के इन्वेस्टर्स को बेच रही है। इंडिया के इंस्टीट्यूशंस को बोल लो, इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स को बोल लो। जहां पर टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करें तो 10.18 करोड़ इक्विटी शेयर्स ये ओएफएस कर रहे हैं। देखो, इसका मतलब क्लियर सी बात है कि यहां पर जितना भी पैसा उठेगा 11,607 करोड़ रुपए, ये टोटल साउथ कोरिया जाने वाला है। मतलब ये पैसा इंडिया में नहीं रहेगा, ये कंपनी की ग्रोथ में बिल्कुल नहीं लगने वाला है। बस इतना स्टेक कंपनी इन्वेस्टर्स को बेच रही है। वहीं पर हम टाटा कैपिटल के ऊपर आते हैं तो यहां पर जो 6,846 करोड़ का इशू है ना, ये फ्रेश इशू होने वाला है। मतलब ये जो पैसा जाएगा ये टाटा कैपिटल की ग्रोथ में लगने वाला है। अब देखो, टाटा कैपिटल एक एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। टाटा कैपिटल इस पैसे को यूज करेंगे इंडिया के कारोबारियों को, किसानों को लोन देने में और साथ में एमएसएमईज को हेल्प करने में, जिससे कि इवेंचुअली ये जो पैसा है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में लगने वाला है। देखो, हम सभी को पता है कि टाटा कैपिटल एक एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। आरबीआई टाटा कैपिटल को अपर लेयर एनबीएफसी की तरह ट्रीट करती है, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक मैंडेट था कि इनको सितंबर के पहले मार्केट में लिस्ट होना था। उसके बाद में जल्दी आईपीओ नहीं ला पाए तो यहाँ पर थोड़ा इनको एक्सटेंशन मिला और अभी के टाइम पर ये आईपीओ आया है। मतलब कुल मिलाकर बोलने की बात यह है कि टाटा कैपिटल फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्टेबल थी, फंड रेजल की इनको जरूरत नहीं थी, पर क्योंकि आरबीआई का मैंडेट था और साथ में इनको अपने प्रमोटर होल्डिंग को डाइल्यूट भी करना था, इसीलिए इनको मार्केट में आईपीओ लाना पड़ा, जिसकी वजह से हम इन्वेस्टर्स के पास में एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। देखो, टाटा कैपिटल के बिजनेस को अपन थोड़ा डीपली समझते हैं। टाटा कैपिटल एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जहां पर ये इन्वेस्टर्स को पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यूज्ड कार लोन, साथ में व्हीकल फाइनेंस भी करते हैं, बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जिससे कि इवेंचुअली इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये इंडिया की ग्रोथ में, साथ में होम लोन भी ये प्रोवाइड करते हैं। देखो, इंडिया का अभी के टाइम पर जो क्रेडिट पेनिट्रेशन है वो काफी ज्यादा कम है और ये जो गैप यहाँ पर इस मार्केट में हमको दिख रही है ना, इसको टाटा कैपिटल फिल करने की कोशिश कर रही है। मतलब इवेंचुअली हमें इतना तो समझ में आता है कि अल्टीमेटली इंडिया की इकोनॉमी ग्रो ही करने वाली है, जिसका डायरेक्ट फायदा इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर को होने वाला है।
और जो इन्वेस्टर इस सेक्टर में मतलब जैसे कि टाटा कैपिटल जैसे कंपनी में इन्वेस्टेड हो गए, इवेंचुअली इन फ्यूचर उनको भी इसका काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो अभी अपन थोड़ा टाटा कैपिटल के वैल्यूएशन के ऊपर और फाइनेंशियल्स के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 2023 से 2025 तक का फाइनेंशियल डेटा है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर 13,000 करोड़ का रेवेन्यू लगभग इन्होंने किया था, 13,600 करोड़ रुपए का। 2024 में यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है और 2024 से 25 की आप ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पर हमको बड़ी उछाल देखने को मिली है। 2025 में कंपनी ने 28,000 करोड़ के रेवेन्यू पोस्ट किए। हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ की बात करें तो लगभग 56% की हमको यहाँ पर रेवेन्यूज में ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि काफी ज्यादा तगड़ी ग्रोथ मानी जाएगी। वहीं पर पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर 2945 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्होंने पैट किया था 2023 में। 2024 में 3300 करोड़ के ऊपर पहुंचे और अभी के टाइम पर रिसेंट ईयर में 2025 में कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो हमको 3600 करोड़ रुपए के प्रॉफिट यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है। देखो हम वैल्यूएशन की बात करें तो सबसे पहले हमें प्राइस बैंड समझना पड़ेगा। 310 रुपए से 326 रुपए पर शेयर का कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है। देखो पहले मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी ना, अपन उसको भी समझ लेते हैं। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि लगभग 343 रुपए के भाव के करीब हमको इनका प्राइस बैंड देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने राइट इशू उस भाव पर किया था। वैसे तो मैं अनलिस्टेड मार्केट की बात करूं ना भाई, तो अनलिस्टेड मार्केट में इनका जो शेयर का प्राइस है वो देखने को मिल रहा है 775 रुपए पर शेयर का। वहीं पर जो हाई की अपन बात करते हैं तो शेयर के प्राइस ने एक टाइम पर 1000 रुपए भी टच किया था। मतलब मान के चलो जिन लोगों ने अनलिस्टेड मार्केट से इस शेयर को खरीदा है ना, उनके कंपेयर में अगर आप अभी की पोजीशन देखोगे तो हमको काफी ज्यादा बड़े सस्ते लेवल पर यहां पर टाटा कैपिटल के शेयर देखने को मिल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की मैं बात करूं तो यहां पर 1,38,000 करोड़ का यहां पर मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। वहीं पर जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी, मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये थी कि 1.5 लाख करोड़ के ऊपर इनका मार्केट कैप देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट का एस्टिमेट ये था कि भाई 343 रुपए पर शेयर के भाव के नीचे कहीं ना कहीं प्राइस बैंड नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो कि ये जो प्राइस बैंड कंपनी ने निकाला ना, ये काफी ज्यादा कंजर्वेटिव है और साथ में इन्वेस्टर फ्रेंडली प्राइस बैंड हमको देखने को मिल रहा है। बाकी टाटा कैपिटल के आईपीओ की एंकर लिस्ट भी काफी ज्यादा हमको मजबूत देखने को मिल रही है। ऑलरेडी एंकर्स के थ्रू ये 4,600 करोड़ रुपए मार्केट से उठा चुके हैं, जहां पर हमको बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर LIC ने भी इन्वेस्ट करा है, HDFC म्यूचुअल फंड और SBI जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस के नाम हमको देखने को मिल रहे हैं। देखो क्लियर सी बात है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो इवेंचुअली इंडिया की ग्रोथ होने वाली है और इंडिया में क्रेडिट पेनिट्रेशन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है, जिसका अल्टीमेटली फायदा मिलेगा टाटा कैपिटल जैसे NBFC कंपनी को। बाकी हर किसी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने के डिफरेंट गोल्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए आप अपनी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हो, जिससे आप पर्सनलाइज्ड डिसीजन ले पाओ। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख लो और ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट के लिए वेल्दी फाइट को फॉलो भी कर लो। मिलता हूं मैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।